Hi everyone, my name is Shubham. So the new topic is pipelining processing, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का टॉपिक है. सो देखते हैं व्हाट इज पाइपलाइनिंग एंड व्हाट इज नॉन पाइपलाइनिंग, कैसे पाइपलाइनिंग वर्क करता है. सो लेट्स सी. सो पहले जानते हैं व्हाट इज पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग है क्या ये कंसेप्ट. सो बेसिकली बहुत सारे जो हमारे पहले देखते हैं व्हाट इज पाइपलाइनिंग. सो अगर हम देखिए बेसिकली जब भी कोई नॉन पाइपलाइन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पाइपलाइनिंग. सो बेसिकली पाइपलाइनिंग इज अ process, or you can say that it is a way of processing instructions in a reduced time or effective way, or you can say that uh, it is a way of processing instructions in a reduced time or effective way. That means क्या होता है कि जब भी हम कोई instructions, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होता है या कह सकते हो मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, तो बेसिकली उसमें छोटे छोटे फेजेस होते हैं, हम आगे देखने वाले हैं. तो अगर हम नॉन पाइपलाइन प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है या लेटेंसी उसका इंक्रीज कर जाता है. बट जब हम पाइपलाइनिंग प्रोसीजर से कोई भी डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को एज अ पैरेलली या कह सकते हो ओवरलैपिंग मैनर में हम सेंड करते हैं, तो हमारा जो टोटल एफिकेसी है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है. दैट बेसिकली अगर इसकी आर्किटेक्चर की बात करें, व्हाट इज पाइपलाइनिंग की आर्किटेक्चर, तो बेसिकली पाइपलाइनिंग में क्या होता है, बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होता है जिसको हम सीरीज में लगाते हैं. तो एक का आउटपुट इज इनपुट टू सेकेंड वन एंड आउटपुट ऑफ सेकेंड वन इज इनपुट टू थर्ड वन. तो ऐसे कंटिन्यूअसली क्या करता है ना, पाइपलाइनिंग प्रोसीजर वर्क करता है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज अ नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर. उससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता दूं कि बेसिकली जो प्रोग्राम होता है हमारा वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में. तो हम क्या करते हैं प्रोग्राम में, बेसिकली प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो इसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को हम पहले फेच करते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं. एंड अदर देन, तो अगर हम एक इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हमारा फेच होता है IF. देन सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन डिकोड. इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, जैसे मेमोरी से फेच किया देन डिकोड करते हैं. देन थर्ड फेज इज operand fetch, and fourth phase is operand execute. And finally जब ऑपरेंड सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, फाइनली हम क्या करते हैं, ऑपरेंड को स्टोर कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज द टोटल 5 phases विच इज द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. सो एक ही इंस्ट्रक्शन का ये टोटल 5 phases है: इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, ऑपरेंड एग्जीक्यूट एंड ऑपरेंड स्टोर. तो अगर हम ईच पर्टिकुलर फेजेस की बात करें तो जितना टाइम लगता है ना, दैट टाइम को हम कहते हैं फेज ड्यूरेशन. दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल TP. और अगर टोटल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कितना टाइम लगता है, दैट दैट ड्यूरेशन इज नोन एज इंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन, दैट इज TN. अब इसकी यूटिलाइजेशन अभी देखने हम वाले हैं. तो फॉर एग्जांपल मान लो कि इंस्ट्रक्शन फेच में हमें वन फेज या जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1. ऐसे ही इंस्ट्रक्शन डिकोड में टोटल हमारे पास, जस्ट इमेजिन हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शंस है, हमें इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को पहले नॉन पाइपलाइन प्रोसीजर से फॉलो करके हमें इसको पास कराना है. फॉर एग्जांपल एक फेज के लिए हमें 1 टाइम लग रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोड के लिए 2 टाइम. ऐसे कंप्लीटली वन कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को पास करने के लिए हमें टोटल जो इंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन है वो कितना लगेगा, 5 फेजेस का. और सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो 5 फेजेस, एंड फॉर लास्ट वन भी 5 फेजेस. से टोटल जो फेज ड्यूरेशन हुआ नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर यूज करके, सो 3 into 5 is 15. सो इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि जो अगर हम नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर यूज करते हैं तो टोटल 3 इंस्ट्रक्शंस को पास करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, 15 फेजेस का टाइम लग रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं, यही सेम जो 3 इंस्ट्रक्शन है इसको हम पाइपलाइन प्रोसीजर से फॉलो करते हैं. तो देखो, जैसे ही हमने देखा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन फेज में था, तो और जब ये सेकंड इंस्ट्रक्शन डिकोड फेज में गया तो हमने क्या किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन फेच मोड में डाल दिया. एंड जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा ऑपरेंड फेच मोड में था तो हमने क्या किया, सेकंड इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन डिकोड में मोड में डाल दिया, और एक न्यू हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया विद इंस्ट्रक्शन फेच.
और सिमिलरली देख सकते हो अगर हम अब फेज को काउंट करते हैं, वो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, सिक्स्थ फेज और सेवेंथ फेज। तो फाइनली हमें देखा कितना इजी हो गया बाय यूजिंग पाइपलाइनिंग। जो जब हमने इसके ऊपर कह सकते हो मल्टी टेनेंसी, ये सॉरी, इसके ऊपर अगर हमने पाइपलाइनिंग प्रोसीजर जब यूज किया तो हमने पैरेलली क्या किया ना, जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। या वी कैन से दैट इन ओवरलैपिंग मैनर वी हैव एग्जीक्यूटेड द वेरियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो देखो एफिकेसी कैसे इंक्रीज हुआ। टोटल कितने फेजेस आए, टोटल 7 फेजेस या 7 फेज ड्यूरेशन वी कैन से। सो सिंपली हमें पता चल गया। अगर हम अभी देखते हैं दैट इज जो हमारा नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर था, उसमें टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितना था, 15, क्योंकि ईच इंस्ट्रक्शंस को इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन हम अलाउट कर रहे थे, दैट इज 5 5 एंड 5, दैट इज टोटल 15 फेजेस का टाइम लग रहा था। बट अगर हम पाइपलाइन प्रोसेस से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करते हैं, तो हमने देखा कितना ईजी हो गया। दैट इज द ओनली इन 7 phases we are able to transfer 3 instructions। ओके, सो नाउ देखते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हाउ पाइपलाइन प्रोसेस वर्क। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑपरेशन है, ए आई स्टार मल्टीप्लीकेशन बी आई प्लस सी आई। तो हमने क्या किया, और ये हमारा सेगमेंट नंबर 1 है। एक टेबल हमने बना दिया सेगमेंट नंबर 1, और ये मान लो सेगमेंट नंबर 2, और ये है हमारा सेगमेंट नंबर 3। अब देखो पहले इससे पहले मैं बता देता हूँ व्हाट इज, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ये क्या होगा कि जितने भी ये पाइपलाइनिंग प्रोसीजर है ना, ये हमारा रजिस्टर ऑपरेशन होगा। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, मेमोरी में जो ऑपरेंड पड़ा है उसको रजिस्टर में लेके आएंगे। तो सबसे पहला सेगमेंट में मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जो सेगमेंट नंबर 1 है, इसमें क्या होता है कि ए आई की वैल्यू R1 में आ जाता है, और R2 में किसकी वैल्यू आ जाता है, बी आई की वैल्यू। जब सेगमेंट 2 लगता है, सेगमेंट 2 में क्या होता है, R3 में R1 प्लस R2 हो जाता है, और जो R4 है उसमें स्टोर हो जाता है किसकी वैल्यू, सी आई की वैल्यू, ठीक है। और फाइनली जो सेगमेंट 3 होता है, उसमें हम क्या करते हैं फाइनली ना, जो हमारा टोटल R3 है और प्लस R4 है, फाइनल वैल्यू उसको हम किसमें इनपुट करा देते हैं, दैट इज R5। तो ये हमारा लास्ट सेगमेंट, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमारा साइकिल चलता है, क्लॉक पल्स चलता है, दैट इज आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आई इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट साइकिल में क्या होता है, सेगमेंट नंबर 1 ओनली वर्क करता है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो एक ही इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाई जब इंसर्ट करेंगे तो ए टू भी उसी टाइम पे क्या करेंगे, हम R2 पे लोड कर देंगे। जब साइकिल नंबर सेकेंड चला, तो उस टाइम पे हमने देखा कि ये जो A1 और A2 था, जो R1 और R2 में हमने इंसर्ट कर चुके हैं, वो किस स्टेज में चले जाएंगे, A1 प्लस A2, एंड R4 में से एट द सेम टाइम हम किसको लोड कर देंगे, दैट इज देखो अगर हम देखते हैं क्लॉक पल्स 1 के लिए। अगर फर्स्ट क्लॉक के लिए आई इक्वल्स टू 1 के लिए देखें, तो सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट में क्या होता है, R1 में A1 की वैल्यू स्टोर हो जाता है, और R2 में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या होगा, R2 में स्टोर हो जाएगा। जब नेक्स्ट साइकिल चलता है, तो मैंने बताया था नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये जो दो ऑपरेंड की वैल्यू है, जो R1 और R2 में आ चुका है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे ए आई प्लस बी आई है। तो नेक्स्ट जो सेकेंड साइकिल जब क्लॉक पल्स सेकेंड चलेगा, तो उस टाइम पे R3 में क्या स्टोर हो जाएगा, A1 प्लस B1, और जो R4 है उसमें हम लोड कर देंगे किसको, C1 को, ठीक है। और एट द सेम टाइम हमें पता है जब ये पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, इसमें पाइपलाइनिंग प्रोसीजर है, तो एट द सेकेंड पल्स क्या होता है कि न्यू हम इंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो A2
B2 एट द सेम टाइम क्या होगा, लोड हो जाएगा। अब जब क्लॉक नंबर थर्ड चलेगा या क्लॉक पल्स थर्ड चलेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो फाइनल हमारा आउटपुट है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो आ जाएगा कैसे, यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस B1 मल्टीप्लाई, या सॉरी यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई B1 प्लस C1, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है A1 मल्टीप्लीकेशन B1 प्लस C1, और एट द सेम टाइम ये जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है ये सेकेंड फेज में आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा A2 मल्टीप्लाई B2 और यहाँ पे C2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और एट द सेम टाइम जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है न्यू इंस्ट्रक्शन उसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया A3 और B3। नेक्स्ट जैसे ही क्लॉक नंबर 4 चला तो उस टाइम पे क्या हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पे न्यू इंस्ट्रक्शन ऐड हो गया होगा A4 B4, और ये जो है इसका आउटपुट यहाँ पे शो करने लगा हुआ, दैट इज A3 स्टार B3, और न्यू जो इंस्ट्रक्शन है या न्यू C है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा C3, और फाइनली इसका सेकेंड फेज इसका या सेकेंड इंस्ट्रक्शन का आउटपुट आना शुरू हो जाएगा A2 स्टार B2 प्लस C2, और ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट फेज में A3 स्टार B3 और प्लस C3, और न्यू यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो आ गया होगा, दैट इज A5 B5, और इसका सेकेंड फेज में आउटपुट आ गया होगा, दैट इज A4 स्टार B4, और फाइनली यहाँ पे C4 इंट्रोड्यूस हो गया होगा। ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल ऑफ पाइपलाइनिंग कैसे हमने वर्क किया इसमें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होता है और बहुत ही स्मूथ हो जाता है हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।